नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस चैनल पर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे और किन किन परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो भी जीएस या इस तरीके की चीज़ें चलाई जाएंगी तो उनसे किन किन परीक्षाओं को लाभ होगा। तो चलो बात करते हैं कि सबसे पहले हम यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, बीपीएससी, एससीएस, एमपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीएसआई, इन सब परीक्षाओं में जो जीएस आएगा प्लस करंट अफेयर्स आएगा उसको लेकर के इस चैनल पर हम बात करेंगे। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में इन्हीं से रिलेटेड हम मटेरियल डालना शुरू करेंगे, जो कि धीरे धीरे शुरू भी हो चुका है। अब ये आपको रोज रोज के रोज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे संविधान, भारत का संविधान। तो इसमें संविधान में बेसिक स्तर पर हम बहुत गहन में नहीं जा कर के अभी लक्ष्मीकांत उस तरीके की हम नहीं शुरू कर रहे हैं। हम ये शुरू कर रहे हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, प्री और वनडे एग्जाम, उनमें आपका मैक्सिमम जीएस खास करके को जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपके क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन फंसने के साथ साथ में जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि चीज़ें कैसे होती हैं। भारत में संविधान है, भूगोल है, जो भी चीज़ें हैं तो वो कैसे भारत की सारी चीज़ें कैसे एक जगह पे व्यवस्थित होकर के एक आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे समझना चाहिए, ठीक है। तो संविधान में क्या क्या हम शुरू करेंगे, सबसे पहले अनुसूची रहेंगी, उसके बाद प्रस्तावना रहेगा, फिर भारत में संविधान में भाग कितने हैं, तो अनुसूची 12 हैं, भाग हैं 22 भाग हैं। और 22 भाग के बाद अनुच्छेद कितने हैं, 395 मूल अनुच्छेद है। उसके बाद संशोधन होकर के अभी 450 क्या 105 हो गए हैं। तो 395 प्लस 105 करीब 500 हो गए हैं। तो 500 के आसपास अनुच्छेद हैं, बट जो मूल अनुच्छेद है वो 395 हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं उनमें देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद जुड़े हैं, कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं। बहुत से ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो जैसे पंचायती राज बाद में संशोधन 93 संशोधन करके जोड़ा गया। तो ये चीज़ें हम देखते जाएंगे। साथ में रहेगा कि बहुत सी ऐसी अवधारणाएं हैं जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इस तरीके से गणतंत्र किसे कहते हैं। तो इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं वो भी हम साथ साथ में समझते चलेंगे। तो ये आपका पॉलिटी में सारा कवर होगा। प्लस ये रहेगा कि जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो भी हम टॉपिक वाइज या फिर लास्ट में जैसे भी होगा उसको करा लेंगे। तो उसमें रहेगा कि आपका रिविजन भी हो जाएगा, प्लस साथ साथ में आपका पॉलिटी भी कवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम शुरू करेंगे भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल में जो हम चीज़ें कवर करेंगे उसमें रहेगा भारत में जलवायु कैसी है, उसके बाद में प्राकृतिक प्रदेश कैसे हैं, प्राकृतिक प्रदेश के बाद कृषि भारत की में क्या है, व्यापार कैसे है, मानव भूगोल है, राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा भारत का मैप, जितने भी राज्य हैं, राज्यों के बाद में जो वहाँ राजनीतिक बाउंड्रीज हैं और भारत की सीमा है किस किस देश से लगती है, और भारत का व्यापार किस, ये सारी चीज़ें शामिल किए जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम शुरू करेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में ये देखेंगे कि महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, तथा जो मुख्य देश हैं, महाद्वीपों के जो मुख्य देश बसे हैं उनके बारे में जानेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उनकी अवस्थिति क्या है, अवस्थिति के साथ में देखेंगे कि महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ जगह का नाम पूछ देता है, कहीं कहीं जगह का नाम पूछ देता है, किसी प्राकृतिक प्रदेश का नाम पूछ देता है, पहाड़ का पूछ देगा, रॉकी पूछ देगा, एंडीज पूछ देगा। इस तरीके की जो चीज़ें पूछता है उनको भी हम साथ में देखते चलेंगे। और दूसरी चीज़ रहती है कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, महत्वपूर्ण सागर हो गए, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी पूछ देता है कि वो कहाँ के हैं। तो अगर आपको मैप का नॉलेज है अच्छा, तो वो मैप का नॉलेज आपको ज्योग्राफी के साथ ही कवर होता चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि भूगोल को मैप के माध्यम से ही पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं कि अगला क्या रहेगा। अगला हमारा रहेगा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या रहेगा कि सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में उस काल को रखा जाता है जहाँ ना तो लिखित साक्ष्य है मिला है और ना ही उसको पढ़ा जा सका है। जब मिला ही नहीं तो पढ़ा क्या जाएगा। वहाँ ज़्यादातर हमें मिलते क्या हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में जो पत्थर हो गए, पत्थर के औजार, या मतलब ऐसी चीज़ें जो भौतिक अवस्था में है ना कि लिखित रूप में वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उनके पढ़ने का उस समय के बारे में जानने का, चित्रकला हो गई, पेंटिंग हो गई, जैसे भीमबेटका की गुफाएं या इस तरीके से,
जो खुदाई के साक्ष्य मिलते हैं, तो उन्हीं के आधार पर इसके जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि उस समय कुछ साक्ष्य तो मिले हैं लिखित, बट उनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो में लिपि का एक मिला है टुकड़ा, बट उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है कि ये लोग क्या मतलब कहना चाह रहे थे। तो इसको इसमें है कि साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में उन घटनाओं को रखते हैं जिसमें साक्ष्य में लिखित मिले भी हैं और पढ़े भी जा रहे हैं। जैसे वैदिक काल से देखते हैं हम, वैदिक काल से शुरू होकर के वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, आगे ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक पूरा साक्ष्य हमको मिलते भी हैं और पढ़ते हैं, पढ़े भी गए हैं। ये तो प्राचीन काल में हो जाएगा। मध्यकाल में, उसके बाद में गुप्त काल के बाद में हर्षवर्धन का काल रहेगा। दक्षिण भारत के कुछ राजे हैं, चोल, चेर, पांडे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और मध्यकाल में हम शुरुआत वहाँ से मानते हैं जब भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत 712 मोहम्मद बिन कासिम आता है, तो वहाँ से प्लस जब इस्लाम का उदय हुआ है हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इसका किया गया है, तो उस समय से लेकर के और भारत में जब आया तो उस चीज़ को लेकर के उसका उस समय के जैसे मोहम्मद बिन कासिम, फिर कितने मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए, दिल्ली सल्तनत के समय भारत में कौन कौन से राज्य थे उनके बारे में, दक्षिण भारत में क्या थी अवस्थितियाँ उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत के बाद में हम सीधे आ जाएंगे मुगल काल में। मुगल काल में देखेंगे उसके समय, उन्हीं के समय भक्ति आंदोलन हुआ था भारत में, वो भी इतिहास का ही भाग है। भक्ति आंदोलन के साथ साथ हम देखेंगे कि जो छोटे राज्य थे वहाँ की कैसी अवस्थिति थी, कि मुगल तो केंद्रीय सत्ता में थे, बाकी छोटे राज्य थे उनकी अवस्थिति क्या थी, और उस समय भारत में और जो शक्तियाँ आ रही थी साथ साथ में, तो उनके परिपेक्ष में हम देखते चलेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत में हम क्या करेंगे कि उत्तर मुगल काल जो है, आधुनिक इतिहास में उत्तर मुगल काल, कंपनी जो भारत में आई उसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, इस तरीके से जो कंपनियां आई भारत में, फिर कैसे उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया उसके बारे में जानेंगे। उसके उत्तर मुगल काल रहेगा। उत्तर मुगल काल के साथ मराठों का साम्राज्य रहेगा। मराठों के बाद में उसी समय ये रहेगा कि और कौन कौन से राज्य हुए। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत में चला उसकी कैसे हुई। अन्य स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही बहुत से ऐसे आंदोलन थे, जनजातीय आंदोलन हो गए, कृषक आंदोलन हो गए, और जो छोटे छोटे धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, पुनर्जागरण इसको काल कहते हैं। तो धार्मिक सुधार आंदोलन जो सामाजिक सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, आधुनिकता का विकास जो हो रहा था, इसको भी साथ में देखते चलेंगे। उसके साथ में हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहेगा तो, वैसे प्रीम में नहीं आता है ये, विश्व इतिहास की कुछ थोड़ी थोड़ी घटनाएं साथ में बताते चलेंगे कि जब भारत में ऐसा हो रहा था तो उसी समय विश्व में क्या हो रहा था, तो आपको समझ बेहतर करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इतिहास का। फिर अगला जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर इन्वायरमेंट आगे हम बताते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या रहेगा कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान में बहुत गहन में नहीं जाना है, सामान्य अध्ययन के रूप में देखेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान में खास करके मानव और पादप रोग होंगे। उसके बाद में मानव की जो शरीर क्रिया विज्ञान है उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न है वो वहीं से आते हैं। उसके बाद रक्षा विज्ञान, रक्षा में कि सरकार आज के समय में रक्षा को बहुत महत्व दे रही है, तो उसमें क्या क्या नए नए प्रयोग हो रहे हैं और भारत का रक्षा सेक्टर कैसा है। उसके साथ ही हम अंतरिक्ष में बहुत सारे, इसरो है और भी कई कंपनियां काम कर रही हैं, तो उसको देखेंगे। और विश्व में कई देश काम कर रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन फंसते हैं। करंट अफेयर्स को मिला करके इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरा कवर किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट जो आएगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण व पारिस्थितिकी में क्या रहेगा कि पर्यावरण की अवधारणा को समझा जाएगा। उसमें कैसे कैसे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, जैवमंडल किसे कहते हैं, ये चीज़ें सारी जब हम पढ़ेंगे तो साथ में समझते चलेंगे। उसके बाद कि जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको समझेंगे कि आखिर ये हैं तो इनका प्रभाव कैसे पड़ रहा है और ये इतनी विकराल कैसे होती चली जा रही, उनके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या रहा है और क्या पड़ रहा है। उसके बाद मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, दोनों चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर रहेगा जीव जंतुओं पर प्रभाव पर्यावरण का क्या पड़ रहा है, क्योंकि मानव तो सर्वाइव क्या उसके पास क्षमता है, बट जीव जंतु तो नेचुरल तरीके से रहते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी आज के समय में क्या अवस्थिति है, उनके कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है।
इसी तरीके से देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संपूर्ण पर्यावरण को बचाने के लिए कई सम्मेलन समिति आयोजित की जाती हैं, कई संगठन काम करते हैं। उसमें भारत में भी कई संगठन काम करते हैं, जैसे एनजीटी हो गया पर्यावरण से रिलेटेड। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो UNFFC की बैठक होती है, COP21 में पेरिस जलवायु समझौता आया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें देखेंगे हम, वो पर्यावरण पारिस्थितिकी के तहत ही देखी जाएंगी। ठीक है, अगला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि हम अर्थव्यवस्था को हम कई भागों में बांट करके देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स के रूप में नहीं देखेंगे, हम उन चीज़ों को देखेंगे कि जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और हमें बेसिक समझ भी हो जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो उसमें रहेगा कि महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं, जैसे कि GST हो गया, GDP हो गया, GNP हो गया, और भी इसी तरीके की होती है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, राजस्व क्या होता है। उसके बाद में है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। इन सब चीज़ों को समझेंगे, ये आपकी अर्थव्यवस्था वाले भाग में ही आएंगे। उसके बाद में रहे बजट है, व्यापार है कि व्यापार में भारत का, जैसे हम सुनते हैं कि भारत का चाइना से इतना व्यापार है, इतना ट्रेड डिफिसिट है, इतना हमारा ट्रेड फायदे में है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के तहत आएंगी। व्यापार बैंकिंग वाले कई की टर्म होते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, या इस तरीके से बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है। उसका उद्योग देखेंगे कि भारत में उद्योग कहाँ कहाँ अवस्थित है। ये उद्योग वाला पोर्शन ज्योग्राफी में भी कवर होगा, बट यहाँ भी इसको इकोनॉमिक पर्पज से देखेंगे कि कैसे है। फिर जो भारत में सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र से, उद्योग सेक्टर यानी कि विनिर्माण सेक्टर, और तीसरा है कि सेवा सेक्टर। और भी अब तो कई सेक्टर हो गए, बट इनको भी देखेंगे। और उसके बाद में भारत इन सभी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, उन पर भी बात की जाएगी। उसके बाद अगला है कि विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इकोनॉमी के सेक्टर में काम करती हैं, उनको भी हम साथ में देखते चलेंगे, कि जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि मतलब जो वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है उसमें कैसे एक देश दूसरे देश से कनेक्ट है और कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको समन्वय बनाने का और बेहतर करने का काम करती हैं। इसमें कई संस्थाएं हैं, जैसे IMF है, WEF है, विश्व बैंक भी है। तो ये सारी संस्थाएं हैं। फिर बहुत सी रेटिंग एजेंसी हैं, भारत की भी हैं, विश्व की भी हैं। तो उन चीज़ों को देखेंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में समसामयिक घटनाक्रम जो है, करंट अफेयर्स में हम क्या करेंगे कि हो सकेगा तो डेली बेसिस पर अगर टाइम रहता है, नहीं तो हम करेंटली मंथली जो है वीकली वाला करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स का एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपको डेली पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, या जैसा भी होता है हम देखते हैं। तो उसमें कवर कैसे किया जाएगा कि राष्ट्रीय घटनाएं जो हो गई, राष्ट्रीय में भी जितनी चीज़ें रहेंगी कि राष्ट्रीय में राजनीति क्या हो रही, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी क्या है, बुक है, इम्पोर्टेंट जो डेट्स होती हैं, इन सब से सारी चीज़ों को, बैठकें हैं कई सारी होती हैं भारत में, उनको देखेंगे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरीके से है कि अंतर्राष्ट्रीय पर कौन से सम्मेलन हो रहे हैं, कौन सा आयोजन हो रहा है, कोई देश चर्चा में है तो क्यों चर्चा में है, जैसे हमने बताया था ज्योग्राफी में, कोई स्थान चर्चा में है क्यों, कोई व्यक्ति चर्चा में है तो उसका क्या महत्व है, भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है। तो इस तरीके की चीज़ें पर एग्जाम में भी पूछ दी जाती है, और हमको एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद आर्थिक घटनाएं क्या क्या हैं, उनको जानेंगे। राजनीतिक घटनाएं क्या क्या हैं, सामाजिक घटनाएं कौन कौन सी हैं जो इतिहास से जुड़ी हो या अभी की हो, विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें, पर्यावरण से सम्मेलन, बैठक, और जो विविध सेक्टर हैं उनको हम शामिल करते हुए अपने इस जो पाठ्यक्रम का रहेगा अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। ठीक है, इसमें ये रहेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड हम चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम RO को फोकस करने की, RO और BPSC 2 एग्जाम है, उसके बाद में SSC के भी कुछ एग्जाम है, तो उसमें भी ये GS काम आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि इन एग्जाम्स में जहाँ जहाँ GS आता है उसको ध्यान में रख करके कि अभी टारगेट हम RO को कर रहे हैं क्योंकि वो लंबे टाइम का है, BPSC 2 एग्जाम, तो उनको टारगेट करेंगे। तो उसके साथ में जितने एग्जाम हैं वो भी हमारे कवर होते जाएंगे, खास करके GS में। तो कोशिश ये रहेगी कि डेली 1 से 2 वीडियो डाले जाएं GS पे, जिससे हम जल्दी से जल्दी कवर करें टॉपिक को। तो आप लोग बस बने रहिएगा। बाकी थैंक यू, और हम आगे धीरे धीरे वीडियो डालते रहते हैं, फिर मुलाकात होती रहती है। चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत।